कृषि जगत की जानकारियों का लेकर ताना बाना एक बार फिर से आपके साथ है कृषि दर्शन का खजाना। आप सभी कृषक भाई बहनों को शिल्पा भावना का सादर नमस्कार। जीवन में परिवर्तन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और ख़ास तौर पर जब बात हो कृषि जगत की तब ये परिवर्तन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कृषि जगत में हर रोज़ उन्नत बीज, उन्नत फल फूल आते हैं, नवीनतम तकनीकों का विकास होता है और भारत सरकार द्वारा कृषकों के विकास के लिए लगातार नई नई योजनाएं बनाई जाती हैं। कृषि दर्शन के माध्यम से हमारी हमेशा यही कोशिश होती है कि आपको उस विकास के साथ अवगत करवाया जाए और मुनाफे और जीवन स्तर की बढ़ोतरी की उस डगर पर अपने साथ हम लेकर चल सकें। आज भी हम आपको एक ऐसी ही डगर पर लेकर जाएंगे। इस दिशा में हाल ही में दिल्ली पूसा संस्थान में लगा हुआ है कृषि विज्ञान मेला। हम आपको लेकर चलेंगे इस मेले में और ख़ास तौर पर आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर क्या कुछ खास हो रहा है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगले शुक्रवार को क्रमबद्ध तरीके से आपकी चिट्ठी ज़रूर होगी आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की और सबसे पहले आपको दिखाते हैं खबरें खेती की। आगामी पेराई सीजन के लिए गन्ने के एमआरपी में 10 रुपए की बढ़ोतरी। भारत में 16% सालाना की दर से बढ़ रहा है दूध का कारोबार। कपास की कुल पैदावार 374 लाख गांठ होने का अनुमान और चालू फसल वर्ष में चावल, गेहूं और दलहन की होगी रिकॉर्ड पैदावार। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं रीना रावत। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार ने गन्ना उत्पादक किसानों के हित में फैसला लेते हुए अक्टूबर 2014 से शुरू होने वाले अगले पेराई सीजन के लिए गन्ने के एमआरपी में 10 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है, जिससे किसानों को फायदा होगा। किसान भाइयों, केंद्र सरकार ने गन्ना उत्पादक किसानों के हित में कदम उठाते हुए अक्टूबर 2014 से शुरू होने वाले आगामी पेराई सीजन के लिए गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य यानी एमआरपी में 10 रुपए की बढ़ोतरी करते हुए एमआरपी 220 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। खाद्य एवं उपभोक्ता मामले के राज्य मंत्री केवी थॉमस ने इस बारे में बताया कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के इस फैसले के बाद चीनी मिलें किसानों से एमआरपी से नीचे भाव पर गन्ने की खरीद नहीं कर सकती हैं। चालू सीजन में गन्ने का एमआरपी 210 रुपए प्रति क्विंटल है। गन्ने के एमआरपी में बढ़ोतरी होने से अगले सीजन में गन्ना उत्पादकों को गन्ने के अधिक दाम मिल सकेंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में राज्य सरकारें गन्ने का अलग से राज्य परामर्श मूल्य यानी एसएपी तय करती हैं। किसान भाइयों, कहा जाता है भारत में दूध की नदियां बहती है। इस बात में आज भी दम है, क्योंकि भारत दूध उत्पादक देशों में पहले स्थान पर है और यहाँ पर दूध का कारोबार 16% सालाना की दर से बढ़ रहा है। दूध उत्पादन में अव्वल स्थान पर रहने वाले भारत में दूध का कारोबार काफी लाभदायक साबित हो रहा है। यहाँ से दुग्ध उत्पादों की विदेशों में काफी मांग है। दूध पाउडर निर्यात में महत्वपूर्ण सफलता हासिल करने वाले भारत में दूध का कारोबार 16% सालाना की दर से बढ़ रहा है। अप्रैल 2012 से सरकार ने दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नेशनल डेयरी प्लान यानी एनडीपी लॉन्च किया है, जिसके बाद से देश में दूध उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। खाद्य मंत्रालय के अनुसार भारत में डेयरी कारोबार 4 लाख करोड़ रुपए सालाना का है और दूध का कारोबार 16% सालाना की दर से बढ़ रहा है। देश में होने वाले दुग्ध उत्पादन में भैंस से निकाले जाने वाले दूध की हिस्सेदारी करीब 54% है। इसके बाद करीब 22% दूध गाय से निकाला जाता है, जबकि बाकी दूध अन्य पशुओं से प्राप्त किया जाता है। चालू खरीफ सीजन में कपास की कुल पैदावार 374 लाख गांठ होने का अनुमान है। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार कपास की पैदावार पिछले साल से करीब 18 लाख गांठ अधिक है। देश में इस साल मानसून के मेहरबान रहने से अनाजों के उत्पादन में बढ़ोतरी होने के साथ ही साथ कपास के उत्पादन में भी बढ़ोतरी होने का अनुमान है। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी CAI के अनुसार चालू खरीफ सीजन में कपास की कुल पैदावार 374 लाख गांठ होने का अनुमान है। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार कपास की ये पैदावार पिछले साल से करीब 18 लाख गांठ अधिक है।
सीएआई के अध्यक्ष डीएन सेठ के अनुसार चालू खरीफ में गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में कपास की पैदावार बढ़ने का अनुमान है, लेकिन आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में पैदावार पिछले साल के मुकाबले कम होने की संभावना है। सीएआई के इस अनुमान के विपरीत कृषि मंत्रालय के पहले आरंभिक अनुमान के अनुसार चालू खरीफ 2013-14 में कपास की पैदावार 353 लाख गांठ होने का अनुमान है। अनुकूल मौसम और बुआई क्षेत्रफल में हुई बढ़ोतरी से चालू फसल वर्ष के दौरान देश में चावल, गेहूं और दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। केंद्र सरकार के अनुमान के अनुसार इस साल फसल उत्पादन में 2.3% की बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि मंत्रालय ने इस साल फसलों की बुआई में बढ़ोतरी और मौसम की फसलों के अनुकूल स्थिति को देखते हुए अनुमान लगाया है कि इस साल फसल उत्पादन में 2.3% की बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि मंत्रालय के अनुमानों के अनुसार चालू फसल सीजन 2013-14 में गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन 956 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल 935.1 लाख टन गेहूं का ही उत्पादन हुआ था। इसी तरह चावल का भी रिकॉर्ड उत्पादन 10.61 करोड़ टन होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल 10.52 करोड़ टन चावल का उत्पादन हुआ था। दलहन का उत्पादन भी रिकॉर्ड उत्पादन 197.7 लाख टन होने का अनुमान है। कपास, चना, जौ, बाजरा, मक्का और सोयाबीन का उत्पादन भी रिकॉर्ड स्तर पर होने का अनुमान है। मौसम के मिजाज में बदलाव आ रहा है, मगर ये फसलों के लिए काफी फायदेमंद है। तो आइए लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कई इलाकों में गरज के साथ बरसात हो सकती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाके, राजस्थान, झारखंड, अरुणाचल, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों, तमिलनाडु, केरला और लक्षद्वीप के इलाकों में अगले 24 घंटों में बरसात होने की उम्मीद है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के तापमान में भी कमी आ सकती है। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। आइए अब देश के विभिन्न मंडियों में जिंसों के भावों की जानकारी लेते हैं, क्योंकि मंडियों में चल रहे दामों की सही जानकारी ही आपको आपकी मेहनत के सही दाम दिलवाएगी। शुरुआत करते हैं देश की विभिन्न मंडियों में जिंसों के भाव से। चावल आंध्र प्रदेश के दिवी में न्यूनतम मूल्य 2400 से अधिकतम मूल्य 2500 रुपये प्रति क्विंटल, असम के नलबारी में 1800 से 2000 रुपये, मणिपुर के इम्फाल में 2600 से 2600 रुपये और तमिलनाडु के सथूर में 1050 से 1100 रुपये प्रति क्विंटल रहा। मक्का तमिलनाडु के कोविलपट्टी में न्यूनतम मूल्य 1000 से अधिकतम मूल्य 1310 रुपये प्रति क्विंटल, मणिपुर के इम्फाल में 1600 से 1600 रुपये प्रति क्विंटल रहा। मसूर दाल असम के नलबारी में न्यूनतम मूल्य 5600 से अधिकतम मूल्य 6000 रुपये प्रति क्विंटल, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में 7500 से 7500 रुपये और वहीं मणिपुर के लामलोंग बाजार में 7600 रुपये प्रति क्विंटल रहा। गुड़ असम के नलबारी में न्यूनतम मूल्य 3000 से अधिकतम मूल्य 3200 रुपये प्रति क्विंटल, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में 3100 रुपये प्रति क्विंटल रहा। धान तमिलनाडु के उसीलम पट्टी में न्यूनतम मूल्य 1500 से अधिकतम मूल्य 1670 रुपये प्रति क्विंटल, मणिपुर के इम्फाल में 1700 से 1700 रुपये प्रति क्विंटल रहा। अब एक नज़र डालते हैं फल सब्जियों के भाव पर।
केला पंजाब के गढ़शंकर में न्यूनतम मूल्य 1700 से अधिकतम मूल्य 2200 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं मणिपुर के लामलोंग बाजार में 3400 से 3600 रुपये प्रति क्विंटल रहा। अंगूर हरियाणा के बरवाला में न्यूनतम मूल्य 3300 से अधिकतम मूल्य 3500 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं पंजाब के दसोया में न्यूनतम मूल्य 2500 से 3500 रुपये प्रति क्विंटल रहा। टमाटर गुजरात के बिलमोडा में न्यूनतम मूल्य 200 से अधिकतम मूल्य 500 रुपये प्रति क्विंटल। हरियाणा के गोहाना में 600 से 800 रुपये और वहीं पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में 800 से 900 रुपये प्रति क्विंटल रहा। आलू असम के नलबारी में न्यूनतम मूल्य 700 से 800 रुपये प्रति क्विंटल। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में 660 से 680 रुपये, हरियाणा के गोहाना में 700 से 800 रुपये और वहीं मणिपुर के इम्फाल में 1100 से 1100 रुपये प्रति क्विंटल रहा। प्याज पश्चिम बंगाल के कटवा में न्यूनतम मूल्य 1100 से अधिकतम मूल्य 1300 रुपये प्रति क्विंटल। पंजाब के गढ़शंकर में 750 से 1100 रुपये और वहीं असम के नलबारी में 1400 से 1800 रुपये प्रति क्विंटल रहा। अब एक नज़र विभिन्न मंडियों में मसालों के भाव पर। अदरक पंजाब के समाना में न्यूनतम मूल्य 8000 से अधिकतम मूल्य 9000 रुपये प्रति क्विंटल। पश्चिम बंगाल के कटवा में 5450 से 6000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। मिर्च लाल तमिलनाडु के कोविलपट्टी में न्यूनतम मूल्य 5000 से अधिकतम मूल्य 7000 रुपये प्रति क्विंटल। लहसुन पश्चिम बंगाल के मिदनापोरे में न्यूनतम मूल्य 6500 से अधिकतम मूल्य 7500 रुपये प्रति क्विंटल। जीरा तमिलनाडु के सथूर में न्यूनतम मूल्य 8000 से अधिकतम मूल्य 8700 रुपये प्रति क्विंटल रहा। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप देखते रहिए कृषि दर्शन। महिला सशक्तिकरण पर खासा जोर दिया गया है, यानी कि कृषक महिलाओं की उन्नति पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। यहाँ पर भारत के कोने कोने से बहुत सी महिला कृषक उद्यमी भी आई हुई हैं। उनमें से कुछ से हम आपकी आज मुलाकात भी करवाएंगे, उनसे कुछ बातें करेंगे और जानेंगे कि कैसे कृषि के क्षेत्र में उन्होंने एक महिला होने के बावजूद अपने व्यवसाय को एक नए स्तर तक पहुँचाया है, एक कामयाब स्तर तक पहुँचाया है। कृषि विज्ञान के इस मेले में अगर हम लोग ध्यान दें तो उन्नत किस्म के बीजों के बारे में भी हमें जानकारी मिलेगी और साथ ही पता चलेगा कि कैसे खेती के लिए नए नए आए उपकरण हमारे व्यवसाय में चार चांद लगा सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए हुए आपको लेकर चलते हैं सीधा इसी कृषि विज्ञान मेले में। दर्शकों, आज एक बार फिर हम आपको लेकर आए हैं पूसा कृषि विज्ञान मेले में। जैसा कि कल भी हमने आपको इस मेले की झलकियां दिखाई थी, आज एक बार फिर से हम इस मेला स्थल पर मौजूद हैं। और कल जो हमने आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई, उनके अलावा आज के अगर दिन की हाइलाइट्स की अगर हम बात करें तो आज का दिन जो था वो महिला सशक्तिकरण के ऊपर केंद्रित था और किस तरह से महिलाओं का सशक्तिकरण किया जा सकता है, किस तरह से वो खेती में बढ़ चढ़ कर अपना योगदान दे सकती हैं, उसके ऊपर आज पूरी बातचीत की गई। ये सब कहते हुए मैं आप काफ़ी देर से ठहरे हुए हैं, बैठे हुए हैं और मैं भी आपके साथ, मैं यहाँ घूम रही थी। ये फूल फल ये सब हम उगा सकते हैं, ये किसान का मेहनत है। यहाँ पूसा इंस्टीट्यूट में जितना रिसर्च होती है शायद बाहर देश में कईयों को जानकारी कम है। जो महिला की गरिमा कर सकते हैं, महिला को साथ देते हैं, आदमी वही बनता है जो बेटियां को पाल सकता है। चलिए अब हम आपको मेले की खास चीज़ों के बारे में बताते हैं और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं यहाँ के प्रिंसिपल साइंटिस्ट श्री JPS डबास। डबास साहब, पिछले कई वर्षों से आप ये मेला लगातार आयोजित कर रहे हैं, ये कौन सा वर्ष है इस मेले का? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली 1972 से कृषि विज्ञान मेले का आयोजन कर रही है। ये 42वां मेला है और इस मेले में हमारी कोशिश ये रहती है कि किसानों को जो संस्था ने नई नई तकनीकें विकसित की हैं उनसे अवगत कराया जाए और साथ साथ में जो किसानों की समस्याएं हैं
उनसे रूबरू होकर जो हमारा अनुसंधान है उसकी दिशा को दिशा दी जाए कि जो भी हमारा अनुसंधान हो वो किसानों की समस्याओं पर आधारित हो, और साथ साथ में हम किसानों को ये भी चाहते हैं कि वो नई तकनीक को अपनाएं। तो डबा साहब, आज के दिन का जो थीम थी वो थी महिला सशक्तिकरण। तो इसमें क्या क्या कुछ आज बताया गया और किस तरह से महिलाएं अपनी ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी खेती में दे सकती हैं, ये बताइए। तो आज की जो कार्यशाला आयोजित की गई उसका मुख्य उद्देश्य था कि हम उन तकनीकों के बारे में हाईलाइट करें जो हमारी कृषक महिलाएं इनको जान के अपना के अपनी कृषि में अधिक भागीदारी दे सकें। इन तकनीकियों में 2-3 तकनीकियाँ खास हैं। एक तो क्योंकि हॉर्टिकल्चर बागवानी एक ऐसा विषय है जिसमें कम क्षेत्रफल में अच्छी पैदावार ले सकते हैं, तो हमने उनको जानकारी दी कि किस प्रकार से वो कम क्षेत्रफल में ज़्यादा पैदावार लेके अच्छा पैसा कमा सकती हैं। दूसरी बात है वैल्यू एडिशन। आजकल जब हम वैल्यू एडिशन की बात करते हैं तो हम सोचते हैं अचार मुरब्बा तो है ही है, लेकिन इसके अलावा भी हर फसल में कोई ना कोई वैल्यू एडिशन हो सकता है। आज हम बात करें फूलों की, तो फूलों से भी हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। सूखे फूल हैं, सूखे पौधे हैं, सूखे खरपतवार के पौधे हैं, दूसरे पेड़ पौधे हैं, उनसे हम बहुत सारे सौंदर्यजनक चीज़ें बना सकते हैं। ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं, सीनरी बना सकते हैं, गुलदस्ता बना सकते हैं, और उनको विभिन्न रंग देके उनको बहुत ही आकर्षक बना के अपने घर के ड्राइंग रूम में सजा सकते हैं। और इसका ये काम करके हमारी जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो अपने रोज़गार में वृद्धि कर सकती हैं, अपनी आमदनी वृद्धि कर सकती हैं, एक नई किस्म का रोज़गार शुरू करती हैं। तो डबा जी, जिस तरह से आपने वैल्यू एडिशन की बात की, आपने कहा कि जो फूलों से जो है वो सूखे फूलों से चीज़ें बनाई जा सकती हैं, सौंदर्य उत्पाद बनाए जा सकते हैं और सजावटी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स बनाए जा सकते हैं, सीनरीज बनाई जा सकती हैं। तो क्या इन सब की ट्रेनिंग भी यहाँ पर दी गई महिलाओं को? ये जो संस्थान है हमारा, इसका पुष्प विज्ञान संभाग जो है वो ये कार्य कर रहा है, उसमें हम महिलाओं को 3 दिन की ट्रेनिंग देते हैं। इस ट्रेनिंग में उनको ये भी बताया जाता है कि किस प्रकार से बनाना है, फूलों को किस प्रकार से सुखाना है, किस प्रकार से जो दूसरे आसपास के पौधे हैं उनका हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं, कौन से में रंग लगाना है, कैसे उनको लंबे समय तक सुरक्षित रखना है, वो सभी जानकारी 3 दिन में दी जाती है। तो डबा साहब, ये जो ट्रेनिंग की अभी आपने बात की, तो इस ट्रेनिंग को हासिल करने के लिए महिलाएं जो हैं वो कहाँ पर संपर्क कर सकती हैं, किससे संपर्क कर सकती हैं और इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? मैं आपको ये बताना चाहूँगा, पूसा संस्थान के 2-3 तरीके आपको संपर्क करने के। जो लोग दूर रह रहे हैं तो हमारा एक एथिक्स सेंटर है, एथिक्स सेंटर के माध्यम से आप पूरे संस्थान से जुड़ सकते हैं। एथिक्स सेंटर में 2 फ़ोन नंबर हैं। एक फ़ोन नंबर ऐसा जो टोल फ्री नंबर है, एक जो नॉर्मल फ़ोन नंबर है जिसमें आपका नॉर्मल बिल आएगा। जो टोल फ्री नंबर है आप उस पर फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं, और हमारा टोल फ्री जो नंबर है वो 1800-118989। हमारे बहुत से नागरिक हैं जो 2 दिनों में मेले का लाभ नहीं उठा पाए हैं। जो नहीं उठा पाए हैं वो नाराज़ ना हो, हताश ना हो। आज मेले का आखिरी दिन है 28 तारीख को, और ये मेला शाम को 5:30 बजे तक खुला हुआ है। तो आज आप ना चूकें, मेले में ज़रूर आएँ और मेले का पूरा लाभ उठाएं। चलिए, अब हम आपको मेले की खास चीज़ों के बारे में बताते हैं। जो मशीनरी यहाँ पे अवेलेबल है, ये किसानों को इस पे ट्रेनिंग भी दी जाती है इस डिपार्टमेंट में, इस डिवीज़न में। और कई तरह की प्रोसेसिंग मशीनरी है। सोलर एनर्जी से भी चलने वाले कई उपकरण हैं, उनको कैसे चलाना है, कैसे ख़रीदना है, क्या कीमत है, और इन सब के बारे में यहाँ इस डिवीज़न में जानकारी दी जाती है। और ख़ासकर इस मेले में सभी आ रहे हैं, सभी किसान भाई आ रहे हैं और इसके बारे में पता कर रहे हैं। ये स्टॉल केवी के शिकोपुर गुड़गांव की है, और यहाँ पर हम लोग वैल्यू एडिशन पे काम करते हैं। और जनरली हम लोग आंवले के प्रोडक्ट्स बनाते हैं काफ़ी। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे आंवला का जूस, स्क्वैश, पाउडर, कैंडी और अचार ये रखे गए हैं। इसके अलावा हम लोगों ने सोयाबीन का सोया नेट, पूसा सोया नेट टेक्नोलॉजी है, उससे हमने बनाया है। तो ये हमारे अपने प्रोडक्ट्स हैं, सेल के लिए रखे हुए हैं। इसके अलावा हम अपने जो गाँव हैं हमने अडॉप्ट किए हुए हैं, उनकी लेडीज़ को हम लोग ट्रेन करते हैं। हमने यहाँ पे कंपोस्ट बनाने का एक टीका बनाया है, जिससे जो फसलों की कटाई के बाद जो भी फसलों का वेस्ट निकलता है उसके गोबर की खाद के साथ मिला के, मुर्गी की खाद मिला सकते हैं साथ में, जो मुर्गी की बीट होती है या फार्म हाउस का जो वेस्ट होता है उसको उसके साथ एक अनुपात में मिला के हम एक टीका उसके साथ मिला के जो उसकी प्रक्रिया है उसको तेज कर देता है वो। तो जो खाद लगभग 6-8 महीने में बनती है वो 3 से 4 महीने के अंदर बन जाती है, जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है और वो उसमें और तत्व भी ज़्यादा होते हैं, जिससे रासायनिक तत्वों के इस्तेमाल में कमी आती है और ये जो भी आप क्रॉप उगाते हैं उसकी पौष्टिकता भी अच्छी होती है और गुणवत्ता अच्छी होती है।
जैसे मनुष्य के लिए डॉक्टर्स होते हैं, हम क्लिनिक्स में जाते हैं, वैसे ही प्लांट्स के लिए, पौधों के लिए क्लिनिक्स होती हैं जिसको प्लांट क्लिनिक्स बोलते हैं। प्लांट क्लिनिक्स में प्लांट डॉक्टर्स होते हैं जो कि फार्मर्स को, किसानों को पौधों के, उनकी फसलों में कुछ भी बीमारी है, कुछ कीड़ा लगा हुआ है, उसके संबंधित जानकारी देते हैं। इसमें हम ये ध्यान रखते हैं कि हम कोई भी बैंड जो पेस्टिसाइड हैं, केमिकल्स हैं, रसायन हैं, उनको ना सजेस्ट करें, कि उनको ना बताएं कि पहले केमिकल यूज़ करें। उसके लिए पहले जैविक मेथड्स हैं और सारे कंट्रोल मेथड्स हैं, वो सारे यूज़ करें। मैंने सन 2000 में इस अचार मुरब्बे बनाने की ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग द्वारा शुरू कराई है। जैसे कि कृषि विज्ञान केंद्र उज्वा से ट्रेनिंग ली मैंने सबसे पहले अचार बनाने की। तो मैंने जैसे 2 किलो अचार घर में बना के देखा ट्रेनिंग द्वारा, तो मेरा अचार मतलब मैंने 2 चारों को खिलाई तो बहुत अच्छा टेस्ट बताया अचारों का। तो मेरी हिम्मत बढ़ी और मैंने फिर ये आगे बढ़ाना शुरू करा। तो मैंने पूसा से ट्रेनिंग लेके और ये अचार मुरब्बे बनाने शुरू करे। तो पहले मैं अकेली काम करती थी घर में, जैसे कि थोड़ा थोड़ा बना लिया और बेच लिया। अब मैंने इसकी फैक्ट्री लगाई हुई है और मेरे साथ 250 लेडीज़ों को मैंने काम दे रखा है। हम यूपी बिजनौर ज़िला से आए हैं। हमारी ये ग्रामीण संस्था है और हमने अपनी ग्रामीण संस्था के अंतर्गत काफ़ी चीज़ें जैसे जूसेस, पिकल्स और मुरब्बा पे काम किया है। और बेसिकली हमारा काम है आंवले पे, जिसमें से आंवले की हम विभिन्न तरह की चीज़ें तैयार करते हैं और कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को भी मिलेंगी स्टॉल्स पे। मैं आरजू ग्रुप में काम करती हूँ। हम 9 लेडीज़ हैं और 1 जेंट्स है। वो हमारा मेरे मार्केटिंग के काम करते हैं और हम अपने जो सेविंग जमा करते हैं उनसे ये सामान खरीदते हैं, उससे हम अपने प्रोडक्ट बनाते हैं। मैंने प्रयास नामक ग्रुप शुरू किया है 10 महिलाओं के साथ। शुरू में मुझे बहुत सारी दिक्कतें आई, पैसे की भी आई और सब काम शुरू करने की भी आई, लेकिन हम सभी लोगों ने मिलकर, 10 महिलाओं ने मिलकर हमने ये अचार और आंवला कैंडी का काम शुरू किया है, जो कि हमारा काफ़ी अच्छा चल रहा है और काफ़ी मार्केटिंग अच्छी हो रही है इसकी। और मैं इससे बहुत हम लोगों को प्रेरणा मिल रही है, प्रेरित हैं। और हमें इन्हें केवी वालों ने ट्रेनिंग, शिकोपुर वालों ने ट्रेनिंग दी थी, जिसके तहत हम 1 हफ्ते की ट्रेनिंग लेके आगे अपने काम को बढ़ा रहे हैं। और मेले में अगर हम बात करें तो बहुत भीड़ है यहाँ पर, बहुत सारे लोग इसे देखने के लिए आए हैं। कहाँ से आए हैं मैम आप? हम रजौरी गार्डन से। ये मेला आपने आज देखा, कैसा लगा आपको और क्या क्या चीज़ें ख़ास आपको लगी इस मेले में? अच्छा है, फ्लावर्स कई तरह के हमने देखे, हम उसी के पीछे आए थे यहाँ फ्लावर्स देखने के लिए। और प्लांट्स काफ़ी अच्छे हैं जो हमने देखे, वेजिटेबल्स देखे वो बहुत अच्छे लगे हमें, जो कि बाहर मार्केट में नहीं मिलते हैं। तो वेजिटेबल्स यहाँ पर जो उगाने का तरीका बताया है कि आप अपने घरों में गमलों में भी उगा सकते हैं, तो वो आपने देखा, कैसा लगा आपको? हाँ, वो भी बहुत अच्छा है, हमें नॉलेज मिली है काफ़ी उससे कि हाँ हमें फ़ायदा हुआ है यहाँ पे आने के लिए। मेला काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स देखने को मिले, बहुत वैरायटीज़ मिली देखने को, और सौर ऊर्जा से जो लाइटिंग का है वो देखा, काफ़ी अच्छा है। बीज की नई टेक्नोलॉजी वगैरह काफ़ी अच्छी है, काफ़ी नॉलेजेबल है। क्या क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी? जैसे प्लांट्स का डिस्प्ले है और वैसे वेजिटेबल्स का, इन सब का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत अच्छा लगा, हर साल आते हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ मेला देखने में बहुत पसंद है। आज स्पेशली आए हैं गमले वगैरह लेने के लिए। और मेले में अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आनंद यहाँ पर आए हुए दर्शक ले सकते हैं और बहुत भीड़ है यहाँ पर, बहुत सारे लोग इसे देखने के लिए आए हैं। हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब यूट्यूब पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर।
आज का हमारा आपका साथ यहीं तक था, लेकिन उम्मीद करते हैं कि पूसा संस्थान में लगे कृषि विज्ञान मेले में आप लोगों से हमारी मुलाकात ज़रूर होगी। आपको एक बार फिर से बता दें कि इस मेले में बहुत सारी नवीनतम तकनीकें हैं और भारत के कोने कोने से कृषक यहाँ पर आए हैं। आप भी आइए और अपनी जानकारियों के खजाने को और ज़्यादा बढ़ाइए। शिल्पा भावना को आज के लिए दे दीजिए इजाज़त। अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।